एजी इंडियन ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब पे टच करने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी पे टच करने के बाद ऑल पर क्लिक आइए करें। प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही खास बड़ी 10 अहम खबरों पर नजर डाल दीजिए। हमारे इस चैनल को बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल मैं स्टूडियो में हाजिर नहीं था क्योंकि गुज़िश्ता कल यानी 28 अप्रैल को दिल्ली में महाराष्ट्र सदन में वॉइस ऑफ मीडिया जो मुल्क के पत्रकारों की, जर्नलिस्ट की सबसे बड़ी तंजीम है, उसकी नेशनल मीटिंग थी। बड़ा शानदार प्रोग्राम था और मैं वॉइस ऑफ मीडिया का उर्दू विंग का मैं खुद नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मैं वहाँ पर हाजिर हुआ था। गुज़िश्ता कल का प्रोग्राम बड़ा शानदार प्रोग्राम रहा। हमारे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप जी काले साहब की मेहनती रंग लाई और बड़ा शानदार प्रोग्राम वहाँ पर हुआ। शिवसेना के कदावर नेता, तर्जुमान और मेंबर पार्लियामेंट मोहतरम संजय राउत साहब खुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और पत्रकारों से उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात पर ज़बरदस्त अंदाज में बात की। ऐसी भालचंद्र कांगे सर इन्होंने बाकायदा तमाम पत्रकारों को शपथ दिलाई कि मैं मुल्क के हित में हम काम करेंगे और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे और मुल्क की सुरक्षा जैसे उस ज़माने में की थी और मुल्क को बचाया था, ऐसे ही हम हर हाल में मुल्क की हिफाजत के लिए आगे बढ़ेंगे। संदीप जी काले साहब ने वॉइस ऑफ मीडिया का विज़न और वॉइस ऑफ मीडिया का मिशन आधा से पौना घंटे में ज़बरदस्त तफसीली अंदाज में डिटेल में तमाम पत्रकारों को समझाया। मैं आपको बताऊं कि इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम स्टेट से बड़ी तादाद में पत्रकार जमा हुए थे और इस प्रोग्राम में मैंने भी अपनी बात खुलकर रखी कि इस वक्त पत्रकार को अपना धर्म निभाना चाहिए और पत्रकार का धर्म है मुल्क की हिफाजत और जुल्म और जालिमों के खिलाफ अपनी कलमी सलाहियत और अपनी ज़बान की सलाहियत जो खुदा ने उसे दी है, चाहे वो कलम उसके हाथ में हो या ज़बान उसके मुंह में हो, खुदा ने उसे ये सलाहियत काबिलियत दी है तो उसका फ़र्ज़ बन जाता है कि वो अपनी इन सलाहियतों का मुल्क के लिए और मानवता के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि मुल्क इस वक्त जुल्म से परेशान है, नाइंसाफ़ी से परेशान है, अत्याचार से परेशान है। जो लिख रहा है, बोल रहा है, जेल की सलाखों में डाला जा रहा है, लेकिन हमें डरना नहीं है बल्कि मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की सुरक्षा के लिए काम करना है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। सारिका मैडम ने भी बहुत अच्छे अंदाज में वॉइस ऑफ मीडिया के मिशन और विज़न पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर बाकायदा वॉइस ऑफ मीडिया के हमारे वाइस प्रेसिडेंट पिंजारी साहब भी मौजूद थे। ऐसे ही वॉइस ऑफ मीडिया के हमारे भीमेश सर, दिव्या मैडम और भी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी और ये प्रोग्राम बड़ा शानदार प्रोग्राम रहा। आज सुबह ही 6:30 बजे मैं जलगांव पहुँच गया और आज स्टूडियो में हाजिर हो गया। मैं वॉइस ऑफ मीडिया के तमाम जिम्मेदारों को दिल की गहराइयों से एक अच्छे प्रोग्राम पर, नेशनल लेवल के एक अच्छे प्रोग्राम पर दिल की गहराइयों से मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ और आपको बता दूँ कि आइंदा कल फिर सुबह 4 बजे हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र के बीड़ में ऑल मराठवाड़ा अधिवेशन वॉइस ऑफ मीडिया की जानिब से पत्रकारों का रखा गया है। उस प्रोग्राम में भी मैं मराठवाड़ा के तमाम पत्रकारों से गुजारिश करूंगा कि बड़ी तादाद में उस प्रोग्राम में मौजूद रहे और जो मेरी बात को सुन रहे हर इलाके के पत्रकार वॉइस ऑफ मीडिया से जुड़े, क्योंकि वॉइस ऑफ मीडिया का मिशन है पत्रकार और पत्रकारिता की सुरक्षा।
आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही। बड़ी अफसोसनाक खबर है, यानी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम दुश्मनी किस हद तक बढ़ गई है। कानपुर में 2000 से ज्यादा नमाजियों पर केस मुकदमा दर्ज किया गया। ईदगाह में जगह न होने पर मजबूरन सड़क पर ईद की नमाज अदा करने की वजह से इन लोगों पर कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में यह मुकदमा दर्ज किया गया। नमाजियों पर इल्जाम है कि उन्होंने ईद उल फित्र की नमाज सड़क पर अदा की है। पुलिस ने जुमेरात को यह बात बताई। एफआईआर बुध को बजरिया और बाबूपुरवा और जाजमाऊ पुलिस स्टेशनों में अलग अलग दर्ज की गई है। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, लेकिन इससे यूं समझिए कि योगी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। हालांकि बेचारे योगी जी भी मजबूर है, क्योंकि उन्हें हिंदुत्व टोले को खुश करना है 2024 के इलेक्शन के लिए, मगर वो ये जो हरकतें कर रहे हैं वो एकदम घटिया और नीच हरकतें, जिस पर पूरा मुल्क थूक रहा है। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर रियासत तेलंगाना की राजधानी और कदीम तारीखी शहर हैदराबाद की तारीखी कदीम मस्जिद मक्का मस्जिद से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि वहां पर कुछ भगवा आतंकवादी घुसे और वहां पर भी माहौल खराब करने की कोशिश की और तारीखी मक्का मस्जिद हैदराबाद में जय श्री राम के नारे लगाए। खैर, दो आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक फरार होने में कामयाब हो गया। सीनियर पुलिस अफसरान ने जगह का दौरा किया और फिलहाल सिक्योरिटी सख्त बढ़ा दी गई है। यह पहला मौका है जब मक्का मस्जिद में इस तरह का वाकया पेश आया। मक्का मस्जिद शहर हैदराबाद की सबसे बड़ी तारीखी मुसलमानों की इबादत गाहों में से एक है। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद अनमोल, विशाल और वेंकटेश जुमेरात की दोपहर मक्का मस्जिद में दाखिल हुए और अंदर जाने के बाद उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। इसकी इत्तला मिलते ही मक्का मस्जिद में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें फौरन अपनी गिरफ्त में ले लिया और हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया। पुलिस की एक टीम ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया है और उनसे पूछगछ जारी है। पुलिस मौके से फरार होने वाले तीसरे आतंकवादी की तलाश कर रही है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आप जानते हैं कि हमारी पहलवान बेटियां, खातून बेटियां, पहलवान बेटियां जो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे देकर परेशान हो गई, मगर उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था। खैर, अभी फिलहाल अच्छी खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने थोड़ी सी तो शर्म आई, क्योंकि हर तरफ से डांट पड़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट पिलाई, लोग भी थूक रहे थे। तो खबरें आ रही है कि खातून पहलवानों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट, जिनसी ज्यादती पर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ब्रिजभूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने यकीन दिलाया कि हम कार्रवाई करेंगे। खिलाड़ियों को तहफ्फुज़ फराहम करने का डिमांड भी किया गया, क्योंकि खिलाड़ियों को की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ब्रिजभूषण, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है, उसने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया है। जिनसी ज्यादती के इल्जाम पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने जुमा को सुप्रीम कोर्ट में यह बयान दिया है। 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 खवातीन पहलवानों ने ब्रिजभूषण के खिलाफ जिनसी ज्यादती की शिकायत की थी, मगर ब्रिजभूषण आप जानते हैं बड़े आदमी हैं, बड़ी पार्टी के लीडर है, इसलिए उन पर अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। खैर, फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है। दुआ कीजिए कि इन बेटियों को इंसाफ मिले। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लगातार हेट स्पीच पर गुस्से का इजहार कर रही है, मगर कमाल की बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में खासतौर से, क्योंकि वहां पर हमारा राम राज्य है ना, योगी बीजेपी राज है, तो उत्तर प्रदेश में खासतौर से जबरदस्त पैमाने पर हेट स्पीचेस दी गई, मगर अब तक कोई भी बीजेपी के लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। खैर, लगातार सुप्रीम कोर्ट डांट पिला रही थी। अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और कोई शिकायत न होने पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों को मजहब देखे बगैर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आप जानते हैं कि अभी कर्नाटक में इलेक्शन है और कर्नाटक में बीजेपी ने नफरतों का बीज बोने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। यहां तक कि मुल्क का वजीर दाखिला, गृह मंत्री के पद पर बैठने वाला शख्स अमित शाह
اس نے سب سے پہلے نفرت کا بھاشن وہاں پر دیا اور وہاں پر ہندو مسلمانوں کو میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور پہلا بیان ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے دیا، بھائیو بہنوں ہم اگر جیت جاتے ہیں تو مسلمانوں کا ریزرویشن ختم کر دیں گے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب بڑا لیڈر اس طریقے سے گھٹیا بیان دے گا تو پھر نیچے کتنے زہریلے سانپ ہوگے اور کتنا زہر اگلے گے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ان تمام لوگوں پر جو ہیٹ اسپیچز دے رہے ہیں ان پر مقدمے درج کیے جائے کیونکہ نفرت انگیز تقریر ہیٹ اسپیچ ایک سنگین جرم ہے جس سے ملک کی سیکولرازم متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح کے کیس میں کسی نے شکایت درج نہیں کرائی ہے تو بھی سپریم کورٹ نے ریاستوں کو اپنے طور پر کیس دائر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے عتیق اشرف قتل معاملے کو لے کر۔ جی ہاں، عتیق اشرف قتل معاملے کو لے کر اتر پردیش کی حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈھیروں سوالات کیے اس بے شرم یو پی حکومت سے اور پوچھا کہ دونوں کی پریڈ کیوں کرائی گئی اور پوچھا کہ ایمبولینس اسپتال کے اندر کیوں نہیں گئی۔ ایک چھل میں جس طریقے سے عتیق اور اشرف کا مرڈر ہوا ہے یہ پورا پری پلان منظم پورا کے پورا پلان تھا جو ملک کے پاگل کے بھی سمجھ میں آ جائے گا، مگر یو پی حکومت بڑی بے شرمی اور بڑی بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور 2024 کے الیکشن کے لیے بے شرمی کی ساری حدیں پار کر رہی ہے۔ جموں کشمیر کے ایکس گورنر، جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کے گھر سی بی آئی پہنچ گئی۔ یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ ستیہ پال ملک اب تک کے بہت اچھے تھے لیکن جیسے ہی منہ کھولنا شروع کیا اور پلوامہ کی پول کھولنا شروع کیا اور بی جے پی کے خلاف بولنا شروع کیا تو اب تو پاگلوں کو بھی سمجھ میں آنے لگ گیا ہے ملک میں کہ جس نے ان کے خلاف بی جے پی کے خلاف منہ کھولا سی بی آئی اور ای ڈی پہنچ جاتی ہے۔ تو جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کے گھر بھی سی بی آئی پہنچ گئی اور کرپشن معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ یعنی ابھی تک سارے کرپشن چھپے ہوئے تھے، جیسے ہی منہ بی جے پی کے خلاف کھولو تو پھر آپ کے سارے کرپشن سامنے آنے لگ جاتے ہیں اور بی جے پی میں چلے جاؤ تو سارے کرپشن کر کے بھی آپ بی جے پی میں چلے جاؤ تو بی جے پی واشنگ پاؤڈر ہے، وہاں جانے کے بعد سارے گھوٹالے کرپشن جتنے کانڈ ہے وہ سب دھل جاتے ہیں اور جیسے کپڑے کے داغ صاف ہو جاتے ہیں بڑے سے بڑا گھوٹالے باز وہاں جا کر بالکل پوتر ہو جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ایودھیا سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ جب رام مندر کے بننے سے پہلے تقریباً 30 سال تک رام مندر نے کافی فائدہ پہنچایا، بابری مسجد نے کرسی دلانے میں حکومت بنانے میں کافی یوں سمجھے کہ سپورٹ کیا، لیکن اب وہ مدعا ختم ہو گیا تھا کیونکہ بابری مسجد کا فیصلہ بھی آ گیا، رام مندر بننا شروع بھی ہو گیا تو اب مدعا ختم ہو گیا تھا۔ پھر اب 2024 میں بھی الیکشن جیتنا ہے تو بہت تیزی سے کام رام مندر کا شروع ہے اور اب خبریں آ رہی ہے کہ 22 جنوری 2024 کو رام مندر میں مورتی رکھ دی جائے گی اور پھر 3-4 مہینے بعد میں الیکشن آ جائے گا تو جنوری میں 2024 میں مورتی اندر رکھ دی جائے گی اور رام مندر کا کام تیزی سے شروع ہے۔ اس کو لے کر رام کے بھکتوں میں بھی تجسس بڑھتا جا رہا ہے، لیکن کوئی تجسس نہیں ہے۔ ہم نے تو 2 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ 2024 کا الیکشن آنے کے 2-3 مہینے پہلے مورتی رکھ دی جائے گی تاکہ وہ مورتی 2024 کے الیکشن جتانے میں بڑی کام آئے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کرناٹکا سے۔ آپ جانتے ہیں کہ کرناٹکا میں الیکشن ہے اور میں لگاتار کہہ رہا ہوں کہ کرناٹک میں زہر بویا جا رہا ہے، نفرتوں کا زہر پروسا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ابھی خبریں آ رہی ہے بی جے پی نے نفرتوں کا زہر بونا شروع کر دیا۔ آپ نے خود دیکھا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، جے پی نڈا ہو یا امیت شاہ ہو، زہر بونے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ اور جی ہاں، پھر بی جے پی نے اتنا گھٹیا بیان دیا، ایک طرف تو یہ مہیلاؤں کے سمان کی بات کرتے ہیں لیکن ان کی گھٹیا حرکت دیکھیے کہ سونیا گاندھی کو وش کنیا کہا اور سونیا گاندھی کو وش کنیا کہنے پر کانگریس کافی غصہ ہو گئی۔ مودی امیت شاہ اور نڈا سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو زہریلا سانپ کہنے پر بھارتیہ جنتا پارٹی نے کھڑگے کو انتخابی مہم سے روکنے کا مطالبہ کیا، مگر ایک طرف زہریلا سانپ کہنے پر انہیں یعنی کھڑگے کو انتخابی مہم سے روکنے کا ڈیمانڈ کیا، وہیں پر بے شرمی کی حد پار کر دی اور ایک لیڈیز
सोनिया को विश्व कन्या कहने पर भी रुके नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने नाराजगी का इजहार किया और मोदी, अमित शाह और नड्डा से माफी मांगने का मुतालबा किया। और कांग्रेस ने यह भी डिमांड किया कि अमित शाह और योगी पर इंतखाबी मुहिम चलाने पर इन पर बैन लगाया जाए, क्योंकि ये आकर कर्नाटक के माहौल को भी नफरतों का जहर घोल कर खराब कर रहे हैं। आइए आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने रियासत महाराष्ट्र से आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे, जिन्होंने बगावत करके बीजेपी की गोद में जाकर बैठे और फिर यहाँ की महाराष्ट्र की सरकार गिर गई। अब ये दोनों ग्रुप यानी उद्धव एंड शिंदे दोनों ग्रुप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बहुत सारे मामला को लेकर, लेकिन अभी खबरें आ रही कि सुप्रीम कोर्ट से शिंदे ग्रुप को बड़ी फटकार लगाई गई। उद्धव ठाकरे को राहत मिली। ठाकरे ग्रुप के असासे को मुंतकिल करने की दरखास्त जो शिंदे ग्रुप ने दाखिल की थी वो सुप्रीम कोर्ट ने निकाल कर फेंक दिया। दरखास्त में शिवसेना भवन, पार्टी फंड और तमाम शाखों का कंट्रोल शिंदे ग्रुप को दिया जाए, ऐसा मुतालबा किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे ग्रुप को फटकार लगाते हुए उद्धव ठाकरे को राहत दी।